हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस। और 10th क्लास की साइंस में अध्याय चल रहा है हमारा 11वां अध्याय। 11वें में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में, यानी चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। और ये फिजिक्स का जो मतलब चैप्टर है, इस फिजिक्स के चैप्टर में जो अध्याय 11 है इसका लेक्चर नंबर पहला है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, मात्रा, विमा वगैरह सब के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी जो लेक्चर मैंने फिजिक्स में लिए हैं उनको जाकर के देख लीजिए यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो, ठीक है, ताकि आपको वो भी जो लेक्चर हैं यानी टॉपिक हैं वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आज इस वीडियो में तो हम केवल पढ़ने वाले हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है नहीं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, और इस चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, वो भी हम सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। ठीक है नहीं, परंतु आज के इस टॉपिक में खास तरीक़ा से हम पढ़ने वाले हैं केवल विद्युत धारा के बारे में, सब कुछ जानेंगे। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विमा वगैरह, और इसके मात्रक वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बेसिक से समझेंगे, क्लियर तरीका से आप समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर विद्युत धारा की बात करने वाले थे। तो विद्युत धारा को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए चैप्टर की जो शुरुआती है वो कहाँ से है, आवेश से शुरुआत है। तो पहले आवेश को पता होना चाहिए। विद्युत धारा तो एक अलग टॉपिक है, परंतु उससे पहले एक टॉपिक और होता है, इसे हम कहते हैं आवेश। आवेश क्या होता है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कोई भी पदार्थ होते हैं, जैसे आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है यानी कि बिजली कहते हो आप, जो धारा कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, वो धारा जो है वो तार के अंदर से कैसे प्रवाहित हो जाती है। देखा होगा ना आपने, तार के अंदर से कैसे हो जाए, लोहे की वस्तु से अगर आप लाइट लगाते हो जाकर के तो क्या होता है, करंट लग जाता है। रीजन क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना, यानी कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, इनमें क्या होता है, ये चालक होते हैं। जितनी भी धातु होती हैं वो सब क्या हैं, चालक होती हैं। यानी कि चालक, उनके चालक का मतलब होता है आवेश का उनके अंदर प्रवाह हो सके, आवेश चल सके। अब आवेश क्या है भाई, आवेश को तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उन चालकों के अंदर होता है आवेश। और वो आवेश क्या होता है, मुक्त आवेश भाग। अभी समझ में आ जाएगा, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। मुक्त आवेश भाग क्या होता है वो सब कुछ बताऊंगा। ठीक है नहीं, तो हम पहली बात कर रहे हैं कि आवेश है क्या चीज़। तो देखिए, आवेश जो होता है किसी पदार्थ के अंदर पाया जाता है, कुछ चालक पदार्थ है उसके अंदर आवेश पाया जाता है। वो आवेश जो होता है, एक तो वध्य आवेश भी हो सकता है, मुक्त आवेश भी हो सकता है। तो वध्य आवेश वो होता है जो पूर्णतः भरा हुआ हो, बंधा हुआ हो, परंतु मुक्त आवेश वो होता है जो फ्री हो, कहीं भी जा सके। ठीक है नहीं, तो जो भी चालक होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, नाम सुना होगा आपने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ लिया था 9th में, परमाणु के बारे में पढ़ा था, अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश होता है, और वो आवेश उसके अंदर पाए जाते हैं किसी चालक के अंदर, मुक्त आवेश भाग कहते हैं इनको। यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उनके कारण ही क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है, जिससे धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है, सप्लाई होती रहती है आवेश के प्रभाव से। ठीक है नहीं, मतलब आवेश जो प्रवाहित होता है उससे। क्लियर, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले। तो आवेश क्या है, एक पदार्थ का गुण, क्योंकि पदार्थ के अंदर पाया जाता है आवेश। किसके अंदर पाया जाता है, पदार्थ के अंदर। ठीक है नहीं, अब कोई भी पदार्थ है आपका, लोहे का पदार्थ हो तो उसको आप ले सकते हैं, लोहा है, लोहा के अंदर भी क्या पाया जाएगा, आवेश पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है नहीं, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर आवेश की बात करें तो आवेश क्या है, पदार्थ का गुण है। अब भाई ये गुण किस प्रकार का गुण है, तो वो एक पदार्थ का गुण होता है। क्या होता है, आवेश पदार्थ का गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि आवेश न लिखेंगे, आवेश जो होता है वह पदार्थ का गुण है। यहाँ पर लिखेंगे वह पदार्थ का गुण है, गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करता है। तो इस गुण को हम कहते हैं, इस गुण को आवेश कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, आवेश, यानी कि इंग्लिश में से चार्ज बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। आवेश क्या होता है, यानी कि हम कह सकते हैं वह पदार्थ का गुण जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करता है। तो इस गुण को ही हम आवेश कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के अंदर होता है। ठीक है, कोई भी अगर आवेश जो होता है तो उसके अंदर, जैसे पदार्थ होता है उसके अंदर आवेश होता है। क्लियर है, ठीक है, अभी समझ जाएंगे। आवेश जो होता है स्टूडेंट वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 प्रकार का। सबसे पहले की बात करेंगे तो धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक आवेश कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश। और एक होता है आपका ऋणात्मक आवेश,
ऋणात्मक आवेश। क्लियर। धनात्मक आवेश को अगर आप इंग्लिश लिखना चाहो तो इसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इससे बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अच्छा, एक बात और आती है कि जैसे अब आवेश है तो इसे कैसे पता करेंगे ये आवेश है, तो इसको किसी ना किसी से दर्शाया जाएगा। तो इसे कैपिटल क्यू से दिखाओ, या तो हम कह सकते हैं इसे कैपिटल क्यू, या हम कह सकते हैं स्मॉल क्यू से दिखाया जाता है। ठीक है, नहीं दिखाया जाता है। क्लियर। कैपिटल क्यू से लिखिए या इसको स्मॉल क्यू से लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, नहीं तो इसको क्यू से दिखाते हैं। तो चार्ज दो प्रकार का, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को हम दिखाते हैं इस प्रकार से, ध्यान रखना है कि इसको प्लस करके दिखाते हैं ऐसे, और ऋणात्मक को हम दिखाते हैं इस प्रकार से, माइनस लगा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि यानी धनात्मक आवेश को प्लस क्यू आवेश से दिखाते हैं और ऋणात्मक आवेश को माइनस क्यू आवेश से दिखाया जाता है। क्लियर। तो आवेश क्या होता है? आवेश एक पदार्थ का गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस गुण को ही हम कहते हैं आवेश। आवेश दो प्रकार का, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश प्लस क्यू से दिखाते हैं और ऋणात्मक आवेश को माइनस क्यू से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर इसमें जो आवेश जो होता है, आवेश को हम कैपिटल क्यू और इससे दिखाते थे, मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद देखिए, अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर धनात्मक आवेश क्या किसे कहेंगे, धनात्मक आवेश क्या होता है। ठीक है, नहीं तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब यहाँ पर क्या आएगा, धनात्मक चार्ज आएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण होगा तब यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज आएगा। अगर कोई चीज़ मतलब कोई लेता है तो वो किसी का ऋणी होता है, इसलिए उस पर नेगेटिव, और जब कोई किसी को देता है तो उसका मतलब उस पर पहले से पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कि उस पर होता है पॉजिटिव, क्योंकि वो भाई पॉजिटिव है पहले से ही। ठीक है नहीं, तो इसलिए जब किसी को निकाल के देता है, ये मतलब निकलता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तब होता है धनात्मक आवेश। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, इसका मतलब कोई कुछ ले रहा है तब उस पर ऋण हो रहा है, तो इसका मतलब वो होता है ऋणात्मक आवेश। क्लियर नहीं, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या होता है। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आवेश होता है, आवेश का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? आवेश का फॉर्मूला होता है, आपको क्यू से दिखाया जाता है। क्यू बराबर होता है एक फॉर्मूला NE, क्यू बराबर NE होता है। इससे आवेश का क्वांटिमीकरण से निकाला जाता है। आवेश का क्वांटिमीकरण, क्वांटिमीकरण का मतलब होता है कितना कोई किसी पदार्थ पर कितना आवेश है। ठीक है नहीं, तो अब यहाँ पर बात करते हैं E क्या है। यहाँ E जो आपको दिखाई दे रहा है, जो E है आपको, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और यहाँ पर जो आपको जो N दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना स्टूडेंट, वो कितना होता है समझ लीजिए, भी आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। अब ये कूलॉम का है भाई, तो कूलॉम होता है इसका मात्रक, किसका? आवेश का। ठीक है, और ये माइनस में होता है, ध्यान रखना इस पर, इस प्रकार से। तो इस पर इतना चार्ज होता है। अब N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, किसी चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 50 हैं, 100 हैं, तभी तो निकालेंगे। अगर 50 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना, तो 50 पर कितना, 50 गुणा कर देंगे। ठीक है, माइनस चिन्ह इसको दिखाता है कि नेगेटिव प्रकृति का है, यानी कि विपरीत प्रकृति का है, इसलिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी क्षमता कम है, इसका परमाणु कम है, परमाणु सही है परंतु नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये प्रकृति इसकी दूसरी है। क्लियर, तो ये फार्मूला ये होता है इसका। दूसरा फार्मूला एक और होता है स्टूडेंट, वो कौन सा होता है समझिए। एक फार्मूला आपने एक और होता है, Q बराबर होता है IT, ये फार्मूला होता है, Q बराबर होता है IT। और यहाँ से अगर बात करेंगे, यहाँ से अगर बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखिए। तो अगर हम इसकी मात्रक की बात करें, किसकी बात करें? इसके मात्रक की। चलिए तो मात्रक देख लेते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा। तो मात्रक देखिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा। तो इसका मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। क्या होता है? एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड होता है। ठीक है नहीं, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड। ठीक है नहीं, एम्पियर सेकंड, इसी को कहा जाता है स्टूडेंट क्या? कूलाम, कूलाम। ठीक है नहीं, कूलाम कहा जाता है। ये मात्रक होता है, ध्यान रखना, ये SI मात्रक है। SI मात्रक मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, यानी कि ऐसा मात्रक जो हर जगह सेम हो। अब कूलॉम जो है वो हर जगह होगा, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कहीं पर भी हो।
आवेश का मात्रक कूलम ही रहने वाला है, ठीक है नहीं, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा ही मात्रक है। एम्पियर सेकंड ये भी क्या है, एक ऐसा ही मात्रक है, ये भी ऐसा ही मात्रक, तो ये चेंज नहीं होगा। अलग अलग नहीं बोला जाएगा कि यहाँ हमारे यहाँ पर कूलम बोलते हैं तो कहीं पर कुछ और बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कूलम बोलते हो कूलम ही बोलेंगे, वहाँ पर भी कूलम बोलेंगे, ठीक है नहीं, ठीक है, ये तुम्हारा होता है। तो ये इसका मात्रक होता है। अच्छा चलिए अब इसकी हम बात करते हैं इसकी विमा की। किसकी बात करते हैं? विमा, विमीय सूत्र की अगर हम बात करें, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या होता है? चलिए वैसे तो इसका विमा आएगा नहीं हाई स्कूल में, परंतु फिर भी बता देते हैं। कूलम जो आवेश होता है, आवेश की विमा क्या होती है? तो कि आई की जो विमा होती है एम्पियर यानी ई, और समय की विमा होती है टी, कैपिटल टी से लिखते हैं हमेशा, विमा को बात से दिखाते हैं बड़े अच्छे से। तो धारा को ए यानी एम्पियर, टी यानी कि समय, समय यानी टाइम, तो कैपिटल दिखाएंगे और इसी गुरु कोष्ठक का प्रयोग करेंगे यानी बड़े कोष्ठक का। तो ये इसकी क्या होती है? विमा होती है। तो चार्ज का आप इतना समझ में आया क्या होता है, ठीक है। तो ये इसका मात्रक और ये तुम्हारे क्या होते हैं? विमा वगैरह होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, आपको पता होना चाहिए। क्यू बराबर यानी एक फॉर्मूला ये भी होता है और एक फॉर्मूला ये भी होता है। जब धारा दी हो समय के लिए तब निकालेंगे, अगर संख्या दी है इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता है इतना होता है, तो इस इतने से गुणा कर देंगे, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो आवेश के बारे में समझ में आया, इसको नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, कैसे पता करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। इतना तो आपको पता है कि आवेश को क्यू से दिखाते हैं, क्लियर। अब आगे चलते हैं इसको, अब हम परमाणु स्तर पर इसको समझेंगे, तब हमारे बिल्कुल तरीका मतलब कंठस्थ तरीका समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हमने यहाँ तक देख लिया था कि आवेश क्या होता है और आवेश के प्रकार कितने होते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, ठीक है नहीं। और हमने उसका मात्रक और विमा वगैरह देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। अभी वो फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, परंतु आगे चल के जब हम विद्युत धारा के बारे में समझेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर तरीका समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि धनात्मक आवेश क्या है और ऋणात्मक आवेश क्या है। तो नेगेटिव यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, सही है। अब चलिए देखिए मैं इसको परमाणु स्तर पर आपको समझाता हूँ कि ऋणात्मक का मतलब क्या होता है। समझिए, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, धनात्मक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का निकलना, इतना आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, वहाँ होता है धनात्मक आवेश। और यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ठीक है नहीं। यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, क्लियर। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पर देखेंगे अलग अलग, तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना तब बनेगा आपका धनात्मक आवेश, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना तब बनेगा आपका ऋणात्मक आवेश, क्लियर। समझिए अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। तो पहले मैं आपको इसको परमाणु स्तर से समझाता हूँ। तो परमाणु जो होता है वो सबसे छोटा कण होता है। कैसा होता है? छोटा कण होता है, जितना सबसे छोटा, जो हमें दिखाई ना दे, ठीक है नहीं। तो परमाणु जो होता है एक छोटा कण होता है। क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। परमाणु जो होता है, परमाणु क्या होता है? एक छोटा सा कण होता है, समझना है, केवल छोटा कण। अब परमाणु छोटा कण है, और जब परमाणु छोटा कण है तो इस परमाणु के अंदर कुछ होगा नहीं होगा। इसका आकार कैसा है? गोल है, गोलाकार होता है, ठीक है नहीं। परमाणु से परमाणु मिलके बनता है अणु, और अणु से अणु मिलके बनता है पदार्थ, और पदार्थ से आपका क्या बन जाता है? प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ बन जाता है, ठीक है नहीं। तो परमाणु क्या एक छोटा कण है। आप समझिए परमाणु जो होता है, एक परमाणु को अगर हम मेंडलीव के आवर्त में देखें, जितने तत्व होते हैं 118 तत्व है मेंडलीव के आवर्त में, सब के सब क्या है? परमाणु है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं, और 118 तत्व जो हैं वो सब परमाणु हैं, यानी तत्व का हो या परमाणु को बात गई है, ठीक है नहीं। अब परमाणु जो होता है, परमाणु गोल होता है, ठीक है नहीं। तो यानी समझिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई परमाणु लेते हैं, सिंपली जी मान लीजिए हम परमाणु जो होता है उसके चारों तरफ क्या होते हैं? एक तो नाभिक होता है उसमें, और चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो बीच में होता है इसका नाभिक। तो यहाँ पर ये क्या होता है? यह नाभिक होता है, इसे कहते हैं नाभिक, ये नाभिक होता है, ठीक है। इसे नाभिक कहा जाता है, क्लियर। तो ये नाभिक होता है। अब नाभिक के अंदर जो होता है आपका, वो होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये दो चीज़ होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? फिर इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जो आपको कक्षाएं दिखाई दे रही हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका चक्कर लगाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है आपका। अब कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3 4 5 6 7, एक और इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 होता है, इसी प्रकार से होता है, ठीक है नहीं। और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई भी एक परमाणु ले लेते हैं, सोडियम ले लिया, क्या ले लिया हमने? सोडियम, और सोडियम 11 पे आता है, तो ये होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब दर्शा है परमाणु, परमाणु के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है क्योंकि प्लस है यहाँ पर, इसका मतलब नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? ये प्रोटॉन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर चार्ज कहता है, चार्ज की बात करेंगे
तो इस पर चार्ज होता है भैया पॉजिटिव, ठीक है नहीं। और न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है आपका मतलब जीरो, एक तरह से उदासीन होता है, ये उदासीन होता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है तो ये कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। अब सोडियम दिया है, सोडियम मेंडलीव की अवस्थाडी में 11 नंबर पे आता है, इसे हम रोल नंबर कहते हैं, ठीक है। एक बात तो मैं आपको और क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए आपका क्या है, कोई एक परमाणु आपको दिखाना होता है तो हम जो प्रतीक से दिखाते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है, तो इस प्रकार से होता है। चलिए यहाँ समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर परमाणु का प्रतीक होता है, इस प्रकार से दिखाते हैं। ये एक्स जो होता है परमाणु का प्रतीक माना था, यहाँ पर सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है नहीं। यहाँ पर ऊपर जो होता है उसे कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसे भार कहा जाता है, ठीक है नहीं, द्रव्यमान संख्या जो बता रहा हूँ समझिए केवल। और नीचे का है परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये होता है परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या को हम ए से दिखाते हैं और परमाणु क्रमांक को हम जेड से दिखाते हैं। परमाणु क्रमांक रोल नंबर कहते हैं आप इसको, कि मेंडलीव आवर्तसारणी में 11 नंबर पे पाया जाता है, इसलिए तो 11 परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक यहाँ पर है, तो अगर इस सोडियम को यहाँ पर लिया जाए कनेक्टिव में, इससे सोडियम लिया जाए तो यहाँ सोडियम मान लीजिए, तो सोडियम 11 है तो यहाँ पर है, और इसके ऊपर द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, लगभग दूने होती है, मतलब लगभग दूनी। तो ये तो होगी इसकी द्रव्यमान संख्या और ये होगी इसकी परमाणु क्रमांक, ठीक है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक जेड जो होता है, जेड, एक बात ध्यान रखना है, जो जेड होगा वो ही आपकी प्रोटॉन की संख्या होगी और वो ही आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो समझिए कितना है, 11 है तो 11 ही रहेगी। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही परमाणु क्रमांक, ठीक है, इतना होता है। अब इसके बाद देखिए, ये तो यहाँ तक हो गया, द्रव्यमान संख्या ए हो गई। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी एन निकालना है तो आपको करना क्या है कि जो ये द्रव्यमान संख्या तुम्हें दिखाई दे रही है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, अर्थात हम कह सकते हैं ए में से जेड घटाइए। तो ए में से अगर जेड का माइनस करोगे तो आपका ये फॉर्मूला बन रहा है, और ये फॉर्मूला जब बन रहा है तो अब यहाँ से न्यूट्रॉन संख्या निकाल सकते हैं। तो निकालिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगी, तो देखिए एन बराबर निकालोगे, 23 में से 11 गया तो क्या निकल के आया, 12। तो न्यूट्रॉन संख्या इतनी निकल, परंतु इसका हमें अभी कुछ काम करना नहीं, हमें तो केवल ये समझना है कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होता क्या है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि जो परमाणु क्रमांक वही प्रोटॉन संख्या वही इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या है, यानी कि मेंडलीव की अवस्थाडी में कितने में स्थान पे आता है, सोडियम 11 में स्थान पे आता है, इसलिए अब 11 में स्थान पे आता है। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करना भी आना चाहिए, सोडियम का करेंगे 11 आता है तो इसको करेंगे 2,8,1 तोड़ देंगे इसको, क्यों, देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो पहली में 2 भरे जाएंगे। अब तुम कहोगे 2 कहाँ क्या के लिए भरे जाएंगे, तो एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n उसकी है, इस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। n जो होता है, अब n जो ऐसा मत कहना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं होती, यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कक्षाओं की संख्या होती है जी, क्या होती है, कक्षाओं की संख्या, ये कक्षाओं की संख्या होती है। अब कौन सी कक्षा है, मान लो पहली कक्षा है तो यहाँ पहला रखा जाएगा, वर्ग करेंगे 2 आएगा। दूसरी कक्षा है तो 2 यहाँ पर रखोगे, n बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसा डॉट कहीं तक भी हो सकता है। तो कक्षा यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भरे जाते हैं। नील बोर्स ने बताया था, मुझे नियम दिया था, उसी के आधार पर यहाँ पर हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे पहली कक्षा में, दूसरे में 8 भरे जाएंगे, तीसरे में 1 भरा जाएगा। तो इस सोडियम का ही मैंने यहाँ पर बनाया है परमाणु। अब देखिए इसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, प्रत्येक परमाणु जो होता है वो ये चाहता है कि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, मेरी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मैं स्थायी हो जाऊंगा। तो अष्टक बनाने की कोशिश करता है, 8 बनाने की कोशिश करता है, और 8 हुआ तो ये स्टेबल हो जाएगा। अभी ये नॉन स्टेबल है, यानी स्टेबल नहीं है, ये किसी से भी क्रिया कर सकता है, क्योंकि या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है तब स्टेबल होगा, ठीक है नहीं, या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए तब इसके 8 हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। परंतु ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, कोई ऐसा है जिसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा। अगर 1 की इलेक्ट्रॉन की बात होती तो इसको मिल जाता, परंतु 7 इलेक्ट्रॉन की बात है, 7 इलेक्ट्रॉन को इसको नहीं देगा, तो इसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना होगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, सोडियम का करेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागेगा तो क्या बनेगा भैया, देखिए सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो यहाँ एक प्लस आ जाता है और यहाँ इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन कितना है, 2,8, मतलब 1, परमाणु क्रमांक तो 11 था ना, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2,8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ये वाला। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी रहेगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि जेड कितना है, तो जेड आपका कितना है, यहाँ पर 11 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 है। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन भी आपका 11 ही है, जो 11 ये है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो प्रोटॉन कितना है आपका, यहाँ पर 11। अब इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर देखिए 11, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो 11 ही है, ठीक है ना, 11 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव है, और आपको पता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अभी मैंने आपको बताया प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसका मतलब इस पर चार्ज कितना है, ऊपर 0 चार्ज है।
और यहाँ पर देखिए कितना है प्लस चार्ज, यहाँ प्लस क्यों आया तो समझिए, यहाँ पर कितना है परमाणु क्रमांक कितना रहेगा 11 ही रहेगा भैया, परमाणु क्रमांक तो 11 है, प्रोटॉन संख्या कितनी रहेगी, 11 रहेगी, क्योंकि प्रोटॉन संख्या नाभिक से कोई भी नहीं निकलता है, नाभिक से प्रोटॉन संख्या निकलती नहीं, नाभिक के अंदर बहुत प्रबल बल से बले होते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना रह गया है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ केवल 10 ही है, देखो 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन है, केवल कितने इलेक्ट्रॉन है आपके यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर तो समझिए यहाँ से क्या है प्रोटॉन 11, यहाँ इलेक्ट्रॉन इतना, तो यहाँ पर तो 0 चार्ज है, और तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, जब निकल गया तो अब बताइए कि यहाँ पर किसकी अधिकता है, प्रोटॉन की अधिकता है। प्रोटॉन कितना अधिक है, 1 से अधिक है, इलेक्ट्रॉन से 1 अधिक है, तो इसलिए इसमें +1 आया है, क्योंकि पॉजिटिव की बात चल रही है, क्योंकि प्रोटॉन 11 संख्या है तो धनात्मक आवेश संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन संख्या कम है, नेगेटिव की कम है, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव आया है। क्लियर, तो यहाँ इसे कहते हैं धनात्मक। तो मैंने वही तो बताया था, धनात्मक आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा तब इसने धनायन बनाया, 1 से 2 त्याग था तो 2 से बनाता, 3 त्याग था 3 से बनाता, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब यह कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या ज़्यादा है, तो पॉजिटिव ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए फिर 1+ का आया है, ठीक है क्लियर। तो यहाँ तक ये होता है धनात्मक आवेश के लिए कि धनात्मक आवेश क्या होता है, तो धनात्मक आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, धनात्मक आवेश कहलाता है। तो ये इस प्रकार से होता है, तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। अब समझ लीजिए क्लोरीन की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, क्लोरीन की। क्लोरीन जो होता है 17 पर आता है, क्लोरीन 17 पर आता है, इसका द्रव्यमान संख्या 35 होती है ऊपर, ठीक है नहीं। अगर आपसे कहा जाए इसमें देखिए क्लोरीन क्या करता है, परमाणु क्रमांक कितना है, तो यहाँ पर समझिए केवल इसको, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है अभी, यहाँ पर प्रोटॉन 17 है और जेड कितना है भैया 17 है, इलेक्ट्रॉन कितना है आपका 17 है, टोटल कितना ही है। न्यूट्रॉन कितना है, घटा देंगे इसमें से 18 निकल के आएगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो अभी कंडीशन ये है। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर समझिए जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, अब क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या कंडीशन होगी इसकी, अब क्लोरीन पे माइनस का आ गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये है कि इस पर अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर तो भाई 17 इलेक्ट्रॉन है ना इसके ऊपर, Cl 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 2,8,7 होगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर जुड़ जाएगा। अब यहाँ बताइए कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है तब माइनस आया, इसका मतलब 2,8,8 हो जाएगा, होगा ना होगा। तो इसका मतलब यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 17, यहाँ कितना हो गया 18। तो यहाँ पर तो 17 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और यहाँ पर कितना हो रहा है 18 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो रही है ना, तो प्रोटॉन संख्या तो इतनी रहेगी ना, प्रोटॉन कभी निकलता नहीं है, तो यहाँ प्रोटॉन तो इतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 17 है यहाँ पर, तो ये आगे जाकर कितनी होगी 18, तो 18 हो गई है। इसका मतलब यह कि यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसके ऊपर 1 आया है। तो उससे कहते हैं कि ऋणात्मक आवेश जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उससे कहते हैं उसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यानी ऋणात्मक आवेश है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आया धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बढ़ते हैं मैंने बताया, इससे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं इसके अंदर। क्लोरीन का बनाओगे तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे 2,8,7, ठीक है नहीं, तो इसका पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, फिर कितने आएंगे 8 आएंगे, फिर इस वाली में कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे क्लोरीन के बनाएंगे। तो अब देखिए ये सोडियम से क्रिया कर जाएगा, क्यों, सोडियम अपना जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा इसको क्लोरीन को, तो क्या बना लेगा NaCl बना लेगा, सिंपल बनाएगा नहीं बनाएगा। जब मान लीजिए सोडियम जो है, सोडियम और क्लोरीन से क्रिया कर ले तो क्या बना लेगा जी, NaCl बना लेगा, NaCl, ठीक है नहीं, इस प्रकार से बना, क्योंकि इसका ऊपर प्लस इसका एक माइनस, तो क्या हो गया ये बन गया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी ऐसे हो जाता है, वो केमिस्ट्री में होता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर आपको। हाँ, जो मैंने बताया है वो आपको क्लियर तरीका समझ में आया होगा। चलिए अब आपको समझ में आ गया कि परमाणु छोटा कण है, तो इसलिए इसमें जो ये परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। और पदार्थ होगा जैसे मतलब सोडियम का पदार्थ लेंगे तो भाई ये धातु है ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो हमारे 100 परमाणु जोड़ेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, जबकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसका रहता है मुक्त, इसी को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एक फ्री रह जाता है ना, यहाँ पर जब पूरी कक्षा नहीं भर पाती है, यहाँ पर कितने आने चाहिए वैसे तीसरी में जाकर के 18 आने चाहिए, परंतु 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन आता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से अगर ये 8 बना लेता है तो ये स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, किसी क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके क्लोरीन, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो क्लोरीन क्या है, एक अधातु होता है, परंतु अधातु जो है, अधातु क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, इसलिए अधातु है, ठीक है नहीं। नेगेटिव चार्ज होगा तो वो धातु नहीं होगी, ध्यान रख लेना। एक बात मैं बता दूं, धातु की पहचान ये होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज की संख्या उस पर 1 2 3 तक है तो वो क्या है आपकी धातु। जैसे आप कहते सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके ऊपर 2 है, एल्यूमिनियम 3 है, ठीक है नहीं, आयरन +2 है, तो इसके ऊपर ये चार्ज होते हैं वो +2 और जो होते हैं, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब ये कि ये धातु हैं। अगर 4 से ज़्यादा है
तो वो क्या होता है, अधातु होता है, क्योंकि उनके ऊपर जो बैलेंसी जो आती है, चार्ज आता है वो नेगेटिव आता है, इस कारण से वो कैसे होती हैं, अधातु होती हैं। अब ऐसा नहीं है क्लोरीन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी धारा बहनी चाहिए, नहीं, इसमें धारा नहीं बहेगी, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस पर, ठीक है नहीं। हमेशा धारा का प्रवाह जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ध्यान रखना है, ये अधातु है क्लोरीन, क्लोरीन ये गैस है। क्लियर यहाँ तक? तो जितना अब धातुएं जो होती हैं, धातुओं के अंदर, चालक के अंदर क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे हो गया मैग्नीशियम हो गया, आपका जो क्या कहते हैं सोडियम हो गया, और जैसे आपका हो गया आयरन हो गया आपका, और आपका तुम्हारा हो गया क्या, जैसे मान लो जी जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन वो त्याग देता है, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, इतना होता है। तो ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखना है, जितना इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा उतना ही इस पर क्या होगा, धनायन होगा, इतना भी ध्यान रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है इसका, तो इतना ही इलेक्ट्रॉन ये मुक्त है, तो उतना ही इस पर धनायन होगा, उतना ही अधिक धनायन होगा ना, क्योंकि यदि 1 से अधिक है ना, तो इसलिए इस पर प्लस आया है, तो इसका मतलब धनायन कितना है, 1 से अधिक है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ तक उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते आगे अपने मेन टॉपिक पर। अब हम बात करेंगे विद्युत धारा के ऊपर। आवेश के बारे में समझ में आ गया। आवेश जैसे मतलब कोई पदार्थ, चालक पदार्थ होते हैं, चालक के अंदर आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है। चालक मैंने बताया पदार्थ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होंगे, एक चालक पदार्थ और एक अचालक पदार्थ, और एक और होता है अर्धचालक। चलिए पहले उनको समझ लेते हैं, पहले इसको यहाँ से रफ करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी परमाणु के बारे में, तो परमाणु से अगर हम बात करें तो परमाणु जो होता है, परमाणु, ठीक है नहीं, और परमाणु से जब परमाणु मिलता है, जैसे मान लो परमाणु से परमाणु जब आपका मिलेगा तो क्या बनेगा भैया, तो बनता है आपका अणु। क्या बनता है? अणु, ठीक है। और अगर अणु से अणु मिलेगा तो, अणु से अणु मिलेगा तो, अणु से अणु मिलेगा तो बन जाएगा आपका पदार्थ। क्या बन जाएगा? पदार्थ बनेगा। ध्यान रखना है, जब परमाणु से परमाणु मिला तो बन गया तुम्हारा ये अणु, और अणु से अणु मिला तो बन गया आपका ये पदार्थ। अब देखिए पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो पहला होता है आपका यहाँ पर चालक पदार्थ। कौन सा होता है? चालक। एक चालक होता है, और एक होता है आपका अचालक, अचालक, और तीसरा होता है आपका अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है। चालक में जैसे तुम्हारे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे आपका हो गया आयरन हो गया, लोहा कहते हैं, लोहा हो गया, ठीक है नहीं, ऐसे Cu हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये आपके एग्जाम्पल में है इसके। और अगर इसकी बात करेंगे हम, ये तो आपके चालक हैं। अचालक की बात करेंगे तो अचालक में कौन सा आता है, जैसे आपका लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, गैस वगैरह जो होती हैं आपकी, ठीक है नहीं, ये हो गया। अब आगे देखें, अर्धचालक की बात करेंगे तो सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, ये सब क्या है? अर्धचालक मतलब होते हैं। तो चालक को कहा जाता है धातु, इसको हम कहते हैं धातु। अचालक को कहते हैं हम अधातु, इसका दूसरा नाम है अधातु, और इसको कहा जाता है हम उपधातु, उपधातु। समझिए यहाँ पर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होते हैं। इसमें क्या होता है? मुक्त आवेश भाग होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है नहीं। उपधातुओं में क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर यानी ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है भैया नहीं होता है। परंतु जब इसका तापमान बढ़ाया जाता है, तापमान बढ़ाने पर मुक्त आवेश मुक्त होते हैं, मुक्त आवेश मुक्त होते हैं, ठीक है नहीं। पहले नहीं होता है इसमें, परंतु जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो सेंसर बंद टूटते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो चालक वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। धातु वगैरह जितनी धातु होती हैं, सोना चांदी जितनी भी हैं, सब में क्या है? चालक होते हैं, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं? इसी को हम आवेश कहते हैं। मैंने नहीं बताया था, परमाणु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है उसे हम कहते हैं आवेश। पर वो आवेश कैसा है? नेगेटिव आवेश है, यानी नेगेटिव है, पॉजिटिव उसके नाभिक के अंदर होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से तो ये आपको पता होना चाहिए, चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, ठीक है। चालक वे जिनमें आवेश का प्रवाह हो सके, इसकी परिभाषा अगर लिखनी चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह हो सकता है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रभाव नहीं हो सकता है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो कमरे के टेम्परेचर पर जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, परंतु जब इनको तापमान दिया जाता है तो इसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त होते हैं, जिससे आवेश का प्रवाह होने लगता है। क्लियर? तो ये इसके बारे में होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में। आवेश जो होता है, आवेश जब दो प्रकार की गति करेगा। एक आवेश जो होता है चार्ज, ये चार्ज जो होता है ये देखो एक बार तो होगा ये रेस्ट अवस्था में, दूसरा किस अवस्था में होगा? ये मोशन अवस्था में, मोशन यानी गति की अवस्था में। जब रेस्ट की अवस्था में होता है तब ये उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, और जब ये मोशन की अवस्था में होता है तब उत्पन्न करता है धारा,
विद्युत धारा कहते हैं इसको हम, ठीक है नहीं। तो अब हम इसी को पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र तो क्या होता है, रुका हुआ आवेश के चारों जो क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र होता है। परंतु धारा क्या होती है, जब आवेश चलने लगता है। अब धारा आवेश चलने लगेगा तब क्या होगी, धारा होगी, ठीक है। तो चलते हैं, अब यहाँ तक आप नोट कीजिए, आगे हम इसको पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा क्या है, विद्युत मतलब होता है आवेश, धारा का मतलब होता है प्रवाह, ठीक है नहीं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जब आवेश गति करने लगता है, किसी चालक के अंदर चलने लगता है एक नियत वेग से, ठीक है, एक फिक्स वेग से, तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। समझिए यहाँ पर विद्युत धारा है क्या चीज़। जैसे आपका ये चालक है, ये क्या है आपका यहाँ पर एक चालक, और आपको पता है चालक के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब मान लो इस चालक को मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया, इस चालक को किससे जोड़ दिया मैंने, एक बैटरी से। जब बैटरी से इसको जोड़ा तो मैंने यहाँ पर क्या दिया, इसको विभवांतर दिया, यानी कि वी, ध्यान रखना है, वी से दिखा दे विभवांतर को। तो वोल्टेज जब मैंने इसको दिया तो क्या होगा कि ये वाला मान लीजिए आपका क्या है पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ से धारा इस प्रकार से चलेगी, आई, धारा को आई से दिखाते हैं, और इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से आएगी, ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जब इसको हम वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो इसमें गति करते हैं इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे, और ये बताए गति जो करते हैं किसी ना किसी वेग से करते होंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट जब इंटर में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें गति करते हैं। जब ये गति करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, धारा का जन्म होगा, ठीक है, तब विद्युत धारा होगी। ये आई दिखाई दे रही है, तभी उत्पन्न होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन, तुम्हें पता है कि यहाँ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस प्रकार से, प्लस से माइनस की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। तो विद्युत क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र जो होता है इलेक्ट्रॉन विपरीत डायरेक्शन में बल लगाता है। तो इस प्रकार से इस पर ये बल लगाएगा, तो ये प्लस की तरफ आएंगे, और यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस वाली तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लस की तरफ आएगा, आकर्षित होगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी कि यहाँ से बह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बह रहे हैं चालक से, तो उसी को कहेंगे विद्युत धारा। क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो यानी हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है नहीं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, क्लियर। आवेश प्रवाहित होगा तब। एक परिभाषा इसकी और होती है, अर्थात करके लिखेंगे, अर्थात क्या लिखना है आपको, अर्थात में लिखना है। देखिए विद्युत धारा का मतलब क्या है कि यानी कि अब ये चालक है, इस चालक के मान लेते ये पॉइंट मान लिया हमने, इस बिंदु से जितना आवेश गुजरेगा एक सेकंड में, जितना आवेश इस बिंदु से गुजरेगा वही विद्युत धारा कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि ये वोल्टेज क्या करेगा, इस आवेश पर बल लगाएगा, और ये बल लगाएगा तो ये पीछे क्या होगा, धक्का लगेगा। तो एक बात ध्यान रखना है, एक परिभाषा इसकी और बन जाती है क्या, कि देखिए जी कोई चालक है, चालक का हमने एक बिंदु मान लीजिए, और किसी बिंदु से एक सेकंड में जितना आवेश गुजर जाता है वही कहलाती है विद्युत धारा। क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। ये परिभाषा भी आपको नोट करनी है। चलिए मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। परिभाषा क्या लिखिए, किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। यानी कि यहाँ पर हमने कोई पॉइंट मान लिया है, अब यहाँ से जितना आवेश यहाँ से गुजरेगा एक सेकंड में, जितना आवेश गुजरेगा वही कहलाएगी आपकी विद्युत धारा। जितना आवेश यहाँ से गुजरेगा, आवेश के प्रभाव को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। आवेश गति करेगा तब, तो कितना आवेश गति करेगा तब ना होगी ना धारा। तो यहाँ से देखिए एक सेकंड में जितने आवेश यहाँ से गुजर जाएगा वही उसकी धारा कहलाएगी, और वो धारा आपकी एम्पियर में होगी। किस में होगी, एम्पियर। उसी को कहेंगे 1 एम्पियर। एक सेकंड में जितना आवेश यहाँ से गुजरेगा वही, ठीक है। अब समझिए इसका जो फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो किस प्रकार से, सूत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सूत्र। तो सूत्र क्या होगा, समझिए। सूत्र होगा कि देखिए मान लेते हैं कि इस चालक के अंदर से आपका टी समय में आवेश कितना प्रवाहित होता है, आपका आवेश प्रवाहित होता है क्यू अंदर से, ठीक है ना, चालक के अंदर से इस बिंदु से टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है। तो हम बात करते हैं एक सेकंड में, एकांक समय की बात करते हैं, यानी एक सेकंड यानी एकांक समय में अगर बात करेंगे तो जब हम कहते हैं ना, जैसे मान लो 10 फलों की कीमत है आपकी 100 रुपया, तो एक फल कितनी होगी, 100/10। इसी प्रकार से करेंगे ना, 10 फलों की कीमत 100 रुपया, तो एक मतलब एक फल की कीमत कितनी होगी, तो 10 का 100 में भाग लगाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर होगा टी समय में इतना आवेश, तो एकांक समय में तो Q/T, क्लियर। तो इसी को कहेंगे धारा। तो इसी को आई से दिखा देते हैं, I = Q/T। तो ये आपका यहाँ फॉर्मूला बन जाता है, क्लियर। यहाँ पर क्या बन गया आपका फॉर्मूला बन जाता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। एकांक समय में जो आवेश इस बिंदु से गुजरेगा उसी को विद्युत धारा कहा जाएगा। वैसे तो आपकी परिभाषा ये भी होती है कि चालक में आवेश के प्रवाह
प्रवाह की दर को, तो दर ही तो है यहाँ पे, इतने समय में इतने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो समय के साथ आवेश का प्रवाह हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है विद्युत धारा। ठीक है नहीं, समय के सापेक्ष आवेश के प्रवाह जो होता है उसी को कहते हैं विद्युत धारा। तो ये भी परिभाषा होती है इसकी, ये भी होती है, किसी भी को भी याद कर लीजिए, इसको याद करेंगे बेहतर रहेगा। क्लियर, विद्युत धारा समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब इसकी हम बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसके मात्रक की। तो मात्रक क्या होगा इसका भाई? मात्रक, तो समझिए मात्रक होगा इसका, आवेश का मात्रक मैंने अभी बताया था कूलॉम होता है, कूलॉम, और समय का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड। तो क्या होगा? कूलॉम बटे सेकंड, तो कूलॉम सेकंड होगा। कूलॉम को हम सी दिखाते हैं और सेकंड को एस से दिखा देते हैं और इसके ऊपर एक माइनस का वन लगा देते हैं, जब उसे ऊपर ले जाएंगे तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। कूलॉम सेकंड, सेकंड इनवर्स, इस प्रकार से हो जाएगा। इसी को कहा जाता है एम्पियर। क्या कहते हैं इसी को हम? एम्पियर कहा जाता है, एम्पियर। इसी को ए से दिखा देते हैं करके, एम्पियर कहा जाता है। कूलॉम बटे सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है। इसका ये एसआई मात्रक है। क्या है आपका? ये एसआई मात्रक, ध्यान रखना है, एसआई मात्रक होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ तक क्लियर आपको? तो विद्युत धारा का सूत्र वगैरह और इसका मात्रक वगैरह आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए। और इसकी जो बीमा की अगर बात करोगे तो बीमा तो इसकी क्या होने वाली है? ए ही रहेगी। अगर बीमी सूत्र की बात करोगे, बीमा क्या हो जाएगा? तो बीमा तो सेम रहेगा। आवेश की बीमा होती है एटी और समय की बीमा होती है टी, तो टी से तो टी कट गया, तो क्या रहेगा? केवल ए रह गया। तो बीमा की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हाई स्कूल में है, बीमा तो पूछेगा नहीं। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से तो इसकी ए हो जाएगी। क्लियर? तो विद्युत धारा के बारे में यहाँ तक क्लियर तो मैं आपको समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत धारा कैसी राशि है। विद्युत धारा जो होती है वो एक अदिश राशि होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है नहीं, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। चलिए तो पहले इसको क्या करते हैं, जहाँ से चित्र को हटाते हैं उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, इसको सारे को रफ कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे समझते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इसकी, ये राशि कैसी है। ये राशि जो है आपकी, अगर राशि की बात करेंगे तो राशि है एक अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्लियर? अब देखिए धारा की अगर हम दिशा की बात करें, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो इसकी बात करेंगे धारा की दिशा। धारा की दिशा, तो दिशा की अगर बात करें तो इसकी दिशा क्या होती है? विद्युत परिपथ में अगर हम बात करेंगे, विद्युत परिपथ में बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है, ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। ठीक है नहीं, विद्युत परिपथ में बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। अगर विद्युत परिपथ है कोई इसमें, ठीक है नहीं, अगर बैटरी लगी है और उसमें बल्ब लगाए तो वहाँ से जो प्लस से माइनस की तरफ होगी। समझिए किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई एक चालक है, इस प्रकार से चालक मान लीजिए कोई उपकरण वगैरह तुम्हारा लगा होगा, तो इस प्रकार से मान लो आपने क्या कर दिया, इसको बैटरी से लगा दिया, प्लस वाली बैटरी से, इस प्रकार से यहाँ पर कुंजी है इस प्रकार से, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर बैटरी से लगा तो ये इसका प्लस, ये माइनस, तो धारा की दिशा जो होगी वो इस प्रकार से होगी, यहाँ से प्लस से माइनस, इस प्रकार से माइनस की ओर, ठीक है ना। तो धारा इस प्रकार से होगी, विद्युत क्षेत्र आपका इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? अच्छा, अब चालक के अंदर की बात करेंगे, होती है, परंतु अगर हम चालक के अंदर की बात करें, परंतु चालक के अंदर मुक्त आवेश भाग के विपरीत होती है, मुक्त आवेश वाहक के विपरीत होती है, विपरीत होती है, ठीक है नहीं, मुक्त आवेश वाहक के विपरीत होती है। समझिए किस प्रकार से, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मान लीजिए अब धारा आपकी इस प्रकार से है, आई ऐसी तो बह रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस प्रकार से गति कर रहे होंगे, उल्टे, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होंगे, इलेक्ट्रॉन जब ऐसे चलेंगे तब आपकी धारा इस प्रकार से होगी, तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत डायरेक्शन में इसकी दिशा होती है। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, धारा को मापा किस में जाता है? मापन की अगर इसकी बात करेंगे, मापन किसकी बात कर रहे हैं हम? मापन। तो इसे मापते किससे हैं? आमीटर से, आमीटर से। इसका प्रतीक कैसा होता है? इसका प्रतीक इस प्रकार से होता है, ये बना होता है प्लस माइनस ऐसे करके प्रतीक होता है ये, ठीक है नहीं, इसको प्लस से जोड़ा जाता है, इसको माइनस से जोड़ा जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो आमीटर से इसको मापा जाता है, विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है, ठीक है, आमीटर से मापते हैं। हम बात करते हैं कि आमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो आमीटर को यहाँ पे हम बात करें तो इसको याद रखना है, आमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम
में जोड़ा जाता है, में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में इसको हम जोड़ते हैं। अगर हमें धारा का मापन करना होगा तो इसे किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। समझिए, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर आपका क्या लगा है, एक बल्ब लगा है इस प्रकार से, ये बल्ब लगा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको आमीटर को जोड़ना है तो यहाँ श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दीजिए, ऐसे प्लस माइनस होता है आपको पता है यहाँ पर, तो इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर ये प्लस से होना चाहिए इस प्रकार से, यहाँ कुंजी लगी होगी आपकी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये है आपका, तो प्लस से प्लस वाले से प्लस वाला सिरा, माइनस वाले से माइनस वाला सिरा। तो अब हम इसका धारा का मापन कर सकते हैं। ये आमीटर होता है, ये तो बल्ब होता है। तो इस प्रकार से आपको जोड़ना होगा, श्रेणी में जोड़ना है, यानी सीरीज में, एक तरह से क्रम में, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो आमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक। अब बात ये आती है कि जब धारा में कोई दिशा है धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, तो ये एक अदिश राशि क्यों है ना, अदिश राशि क्यों है। तो समझिए, अगर मान लीजिए, अगर आपके पास मैं बात करूँ, ये मान लीजिए वायर है इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से धारा आ रही है यहाँ से 6 एम्पियर की, कितनी आ रही है, 6 एम्पियर की। यहाँ पर भी आपका बल्ब लगा हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ पर भी आपका बल्ब लगा है इस प्रकार से। तो ये बल्ब दोनों जल रहे हैं, यानी कि दोनों लाइट प्रकाश दे रहे हैं, इस प्रकार प्रकाशित हैं इस प्रकार से। इसका मतलब यह कि यहाँ से 3 एम्पियर की धारा यहाँ में गई और यहाँ से 3 एम्पियर की धारा इसमें चली गई, ठीक है, 3 एम्पियर की, ऐसे। इसलिए ये बल्ब जल रहे हैं। परंतु सदिश योग का अगर बात करेंगे तो सदिश योग में क्या होता है, देखिए सदिश की राशि कौन सी होती है, जिनमें परिमाण हो, दिशा हो, परंतु सदिश योग के नियम का पालन करे। योग का नियम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका 5 न्यूटन का बल इस वाले गुटके पर लग रहा है, ऐसे 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन इधर से लग रहा है। तो बल के अंदर अब एक गुटका कहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसे जब जोड़ेंगे तो एक माइनस में लिया जाएगा, तब ये जुड़ेगा इसको ऐसे करके। तो ये माइनस माइनस क्या, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर माइनस ही होगा ना यहाँ पर इस प्रकार से। तो इसलिए जब जीरो रहेगा तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ये गुटका वहीं वहीं रहेगा। तो बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि। क्यों, परिमाण भी है और दिशा भी है, दिशाएं विपरीत हैं, परंतु सदिश योग के नियम का पालन कर रहे हैं। सदिश योग का मतलब होता है अगर दोनों विपरीत डायरेक्शन में है तो एक माइनस में उसमें लिया जाएगा। अगर आप यहाँ सदिश योग का नियम लगाओगे तो क्या होगा, समझिए, इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे, तो यहाँ विपरीत डायरेक्शन है तो एक माइनस में होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ तो जीरो हो जाएगा ना धारा, यानी बल्ब जो है वो किस प्रकार से प्रकाशित हो रहे हैं, जब धारा जीरो है। तो इसलिए ये सदिश योग का पालन नहीं करता, ये केवल क्या करता है, बीजगणितीय योग का पालन करता है। अदिश जो होती राशियाँ होती हैं वो बीजगणितीय योग का नियम का पालन करती हैं। इसलिए ये कैसी विद्युत धारा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा विद्युत धारा के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, ठीक है ना। 1 एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर की, ठीक है नहीं, 1 एम्पियर ये लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, एम्पियर लिखा हुआ है। तो देखिए किसी चालक से परिभाषा है, किसी चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में यानी एकांक समय में एक सेकंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलम हो तो उस चालक की धारा 1 एम्पियर कहलाएगी। अगर कोई चालक है, उस चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम ही आवेश गुजर रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश गुजर रहा है, तो इसका मतलब ये कि उसमें धारा जो है 1 एम्पियर कहलाएगी, 1 एम्पियर होगी। 1 कूलम बटे 1 सेकंड। धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T, कितना है 1 Q, और समय कितना 1 सेकंड। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 1 एम्पियर। क्लियर। तो वही 1 एम्पियर कहा जाए। किसी चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलम हो तो उस चालक की धारा 1 एम्पियर कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये है आपका विद्युत धारा के बारे में। ये लेक्चर कैसा लगा आपको, इसमें बारीकी से बताया गया है, ठीक है। वीडियो लंबा है परंतु उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है नहीं। यानी कि वीडियो बेशक लंबा है परंतु इसे डिटेल में समझाया गया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया है, ठीक है स्टूडेंट। इससे अगले वाले जो लेक्चर में जो हम देखेंगे विभव विभवांतर के बारे में, विभव विभवांतर क्या होता है, ठीक है नहीं। इसलिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बाद वो पढ़ेंगे हम विभव तथा विभवांतर के बारे में। उम्मीद करते हैं इस लेक्चर में आपको ये समझ में आ चुका होगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।